हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एकेडमी पैरेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 2021 सुबह 9 बजे आपको जो प्रैक्टिस सेट लक्ष्य एकेडमी कोचिंग से आपको मिला था उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। तो आज पहला वीडियो है। इससे पहले हम आपको बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा किस तरह। यदि आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया है तो आप उसका पहला पेपर लेकर बैठें। यदि अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा या नहीं लिया है तो उसे जल्द से जल्द ले लें और उसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो कोचिंग में आकर ले लें या आपको बुक स्टेशनरी से भी वारन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे पास नहीं हैं, हमारे आसपास से काफ़ी दूर हैं और ऑनलाइन ये सेट खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ रूप में भी आपको पूरा सेट मिल जाएगा। बस आप कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लें। पीडीएफ में या पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार पूरे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी का जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से हो पाए। वहाँ हर सेट के लिए एक आंसर सीट मिलेगा, OMR सीट भी मिलेगा जिसमें आप अपने आंसर को भरेंगे और फिर आंसर सीट के साथ मैच करके अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे। यदि संभव है तो आप प्रॉपरली 2.5 से 3 घंटे बैठकर पेपर सॉल्व करें, उसका आंसर अपने OMR सीट में भरें और फिर अपने OMR सीट को कोचिंग में भेज दें, या तो ऑफलाइन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं तो, या फिर ऑनलाइन मैसेज के द्वारा। इसके बाद कोचिंग में आपके आंसरों को मिलाकर एक रैंकिंग तैयार की जाएगी और उस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ कुछ खास चुनिंदा लोगों को पुरस्कारित भी किया जाएगा। अब हम चलते हैं। जैसा कि आपने अगर हमारा प्रैक्टिस सेट खरीद लिया है तो उसके कवर पेज में सबसे लास्ट में आपको एक सारणी मिली होगी जिसमें टाइम टेबल दिया गया है कि 1 सितंबर 2021 को सुबह 9 बजे पहला सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस सेट के पहले पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम वही कर रहे हैं, हमारा ये पहला सॉल्यूशन वीडियो है। इसके बाद आपको 6 सितंबर को सुबह 9 बजे मिलेगा सॉल्यूशन वीडियो। इसी तरह उस टाइम टेबल के अनुसार आपको मिलते जाएंगे ये सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी आए कि आंसर सीट हमारे पास है ही तो फिर सॉल्यूशन वीडियो देखने का क्या मतलब। लेकिन फ्रेंड्स, आंसर सीट में सिर्फ हमें एक्यूरेट एक आंसर मिलता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है या कुछ और। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखने का फायदा ये होगा क्योंकि हम सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो जब आप हमारा ये सॉल्यूशन वीडियो देख लेंगे, आपने तैयारी कर ली है अपने एग्जाम की, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में प्रश्न आया है और आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आप उस टॉपिक के बारे में, उस शब्द के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेंगे बिना फिर इधर उधर कहीं ढूंढे, एक साथ एक वीडियो में। और यदि आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में उतनी जानकारी शायद ना हो जितनी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। और जो सॉल्यूशन हम आपको भी करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन का बेस्ट तरीका है। सिर्फ ये पेपर नहीं, आप अगर कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने का ये तरीका ही सबसे बेस्ट है। ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। यदि आप किसी और भी एग्जाम के लिए टेस्ट देते हैं, कभी कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या
किसी कोचिंग का, कहीं किसी जगह का टेस्ट पेपर ज्वाइन करते हैं, तो उस टेस्ट पेपर को टेस्ट में कितना नंबर आया वो तो ठीक है, मूल्यांकन के आधार पर हमें पता चला कि हमारी तैयारी कैसी है। लेकिन हाँ, अगर वहां कम है तो हम पेपर को सही तरीके से सॉल्व करके अपना स्कोरिंग ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज आपसे एक बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। कहीं आपको लगे कि लेंथी हो रहा है, थोड़ा बोर भी हो रहे हैं, तब भी आप सुनिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपको इसका फायदा जरूर से जरूर मिलेगा। हमें पता है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप पेशेंस के साथ देखें, जरूर इसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आपको सच में एग्जाम क्रैक करना है, एमपी पुलिस ज्वाइन करनी है, तो आप जरूर करें। इसके बाद इसका बेनिफिट जब आप 10 सेट लगाने के बाद देखेंगे तो आपको खुद में फर्क जरूर नजर आएगा। तो अब देर ना करते हुए, थोड़ा लेक्चर लंबा भी हुआ तो सॉरी, अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देखें, पहले आप पीडीएफ रूप में या कोचिंग में संपर्क करके ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह से यह पेपर प्राप्त कर लें अपने पास। जैसा कि आज ये फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन वीडियो है, तो फर्स्ट पेपर जिस दिन सेकंड होगा तो सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह वो पेपर साथ में लेकर बैठे, फिर सॉल्यूशन देखें। और सॉल्यूशन देखने से पहले भी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ पाने की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है, बनता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। हम जब धैर्य के साथ अपना क्वेश्चन समझदारी के साथ नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें और पेशेंस के साथ देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो अनुपयोगी ना हो और उसको आप छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास है हमारे सेट का ये पहला पेपर, जिसमें हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पहला क्वेश्चन आप अपने पेपर में भी देखें, वहां क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड्स, हमने कहा कि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सही आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है। हमें हमारे आंसर शीट से भी सही आंसर पता चल गया, हम यहाँ जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हमें इस तरह से करना है कि फिर इस पेपर वाले क्वेश्चन अगर कहीं आए तो वो हमें हरा ना पाए। तो हमारे यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में है। अभिज्ञान शाकुंतलम, फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, कैसी संरचना है या क्या है ये, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम एक विश्वविख्यात नाटक है जिसका अनुवाद लगभग सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना प्रसिद्ध नाटक रचना है। और चूंकि फ्रेंड्स यह एक नाटक रचना है तो इसकी कहानी पूरी तरह से किसी सत्य घटना पर या पूरी तरह से देखी गई घटना पर आधारित नहीं होगी, कुछ ना कुछ इसमें नाटकीय रूपांतरण जरूर होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक रचना है, विश्वविख्यात है और इसका लगभग सभी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इसकी जो कहानी है फ्रेंड्स, जो नाटक में जो पात्र है, जो स्टोरी बताई गई है, वो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की। राजा दुष्यंत और शकुंतला की। तो फ्रेंड्स, जो अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचना है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला इन्हीं
इर्द गिर्द इनका प्रेम, इनका विवाह, फिर इनका बिछड़ना और पुनः मिलाप, इसके बारे में इस पर बहुत ही कोमल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस कहानी की बात करें तो जो इस सारांश होगा वो ये है कि शकुंतला मेनका अप्सरा की कन्या थी। मेनका अप्सरा हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इंद्रलोक की कुछ खास अप्सराएं थी जिनके नाम हम लोग कुछ कुछ के नाम जानते हैं, उनमें से एक है मेनका। तो मेनका इंद्रलोक की अप्सरा थी, उनकी कन्या होती है और ये अपनी कन्या को जंगल में ले जाकर छोड़ देती हैं। और फ्रेंड्स, यदि कोई नवजात बच्ची जंगल में अकेली हो तो उसके जीवन की रक्षा बहुत कठिन हो जाती है। तो वहां जंगल में इस कन्या को भी खतरा था, लेकिन इसकी रक्षा की उस जंगल में रहने वाले पक्षियों ने। वहां के पक्षियों ने हिंसक जानवरों से इस कन्या की रक्षा की। और फ्रेंड्स, पक्षियों को शकुंत भी कहा जाता है, पक्षी को शकुंत भी कहा जाता है, इसीलिए इस कन्या का नाम, पक्षियों ने रक्षा की थी, पक्षियों को शकुंत भी कहा जाता है, इसीलिए इस कन्या का नाम शकुंतला पड़ा। यहां तक तो हमें पता कि शकुंतला कौन थी। शकुंतला मेनका अप्सरा की कन्या थी जो जंगल में छोड़ दी गई थी, पक्षियों ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम शकुंतला पड़ा था। एक तरफ है राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत एक महान साम्राज्य के राजा थे। और फ्रेंड्स, यहां जब ये शकुंतला, इसके बाद क्योंकि जंगलों में ही ऋषियों के आश्रम हुआ करते हैं, ऋषि लोग के निवास स्थान हुआ करते हैं, तो उस जंगल में आश्रम था कण्व ऋषि का। कण्व ऋषि का आश्रम था और कण्व ऋषि इस कन्या को अपने साथ अपने आश्रम ले गए थे। उसके बाद शकुंतला वहीं पली बड़ी हुई। एक बार की घटना है कि राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल में गए और भटकते हुए या पानी की खोज में कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कण्व ऋषि उस टाइम पर अपने आश्रम में नहीं थे, किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तो राजा दुष्यंत और उनके सिपाहियों का आदर सत्कार, अतिथि सत्कार शकुंतला ने किया। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उनकी सेवा भावना को देखा, उनकी सुंदरता से मोहित होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। और जब कण्व ऋषि वापस लौट कर आए तो उनके आशीर्वाद से दोनों का विवाह भी हो गया। और इसके बाद कुछ समयों के बीतने के बाद राजा दुष्यंत अपने राज्य वापस आ जाते हैं। बीच में कोई ऐसी घटना होती है जिनसे उन्हें किसी ऋषि का श्राप मिलता है और वो अपने इस बिताए हुए समय को भूल जाते हैं कि शकुंतला से उनका विवाह हुआ। ये घटनाएं उन्हें याद नहीं रहती। जब राजा चले जाते हैं तो शकुंतला को पता चलता है कि वो अब गर्भ से हैं, उनके गर्भ में एक शिशु आ गया है। और कुछ समय बाद यह बालक जन्म लेता है। और फ्रेंड्स, आपने यह नाम जरूर सुना होगा। इनका जो पुत्र होता है वो होता है भरत। और भरत इतने साहसी थे कि इनकी कहानी हमने हमेशा पढ़ी होगी। छोटी कक्षाओं में हमने एक छोटी स्टोरी पढ़ी होगी कि भरत इतने साहसिक थे कि वो बचपन में ही शेरों के बच्चों के दांत गिना करते थे। और फ्रेंड्स, ऐसा भी माना जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत शकुंतला के पुत्र थे, राजा दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला अपने पुत्र को लेकर राजा दुष्यंत के पास गई और उन्हें अपनाने के लिए कहा, पर राजा दुष्यंत उन्हें पहचान ना सके क्योंकि उन्हें श्राप प्राप्त था। इसी बीच एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि शकुंतला उनकी पत्नी है और भरत उनके पुत्र हैं। और राजा
फिर से उन्हें अपना लेते हैं और दोनों खुशी से शासन करने लगते हैं। यही कहानी कुछ इसी सारांश रूप में इस नाटक में है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में ये जानकारी हमारे लिए जानना जरूरी था। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है कालिदास जी की। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कालिदास। फ्रेंड्स कालिदास जी के जन्म के संबंध में कुछ मतभेद है, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में उज्जैन के प्रति बहुत प्रेम देखा जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो उज्जैन के थे। और यदि ऐसा है तो वो मध्य प्रदेश के थे, इसीलिए मध्य प्रदेश की विशेष परीक्षाओं में कालिदास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और एमपी पुलिस एग्जाम में तो जरूर ही। उसके सिलेबस में भी अगर आपने देखा होगा एमपी पुलिस एग्जाम का, तो सिलेबस में होगा कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी साहित्यिक रचना, मतलब इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और वहीं से यह प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की। फ्रेंड्स कालिदास जी के जन्म का निश्चित रूप से नहीं है कि कहाँ के थे, लेकिन यह माना जाता है कि वो उज्जैन के थे। कालिदास जी की जो और रचनाएं हैं वो है रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, ऋतुसंहार इत्यादि, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें, भूलें ना। या हो सके फ्रेंड्स तो यहाँ हम लोग जो भी बात कर रहे हैं आप एक नोट्स में बकायदा नोट करते जाएं, ताकि कभी फिर से अगर आप प्रश्न में कहीं डाउट में हो तो आप एक जगह इसका आंसर पा लें। इसके बाद फ्रेंड्स ए ऑप्शन में नाम था मुंशी प्रेमचंद। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नाम सुना होगा, भले इस क्वेश्चन में का आंसर ये नहीं है, लेकिन इनके बारे में जानना हम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू भाषा के उपन्यासकार और कहानीकार थे, और हम ये जानते हैं कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। और मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो वास्तव में नाम है वो है धनपत श्रीवास्तव प्रेमचंद, धनपत श्रीवास्तव प्रेमचंद। और फ्रेंड्स ये इतने मुख्य, इतने मृदुभाषी रचयिता थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे कि जितने समय तक ये जीवित रहे, इनके लेखन का समय जब से शुरू हुआ और जब तक इन्होंने लिखा उस समय को ही एक युग नाम दे दिया गया है, इन्हीं के नाम पर प्रेमचंद्र युग। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितने खास कला साहित्यकार हैं। बी ऑप्शन में थे कालिदास जी, जो कि हमारे सही उत्तर थे यहाँ पे, और इनके बारे में हमने जाना। सी ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स इनका नाम हमें कहीं पे रविंद्रनाथ ठाकुर भी मिलता है, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी रचयिता है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बने हैं। और फ्रेंड ये आपको जरूर ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। हम फिर से आपको कह रहे हैं, यहाँ हम वही बात करेंगे जो हमारी इस परीक्षा के लिए जरूरी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की दो रचनाएं, एक जन गण मन भारत देश का राष्ट्रगान, अमार सोनार बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं। फ्रेंड्स इनके बारे में एक और खास चीज कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी एक काव्य रचना थी गीतांजलि, इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिर ये पूरे एशिया महाद्वीप में, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। चूंकि ये अंग्रेजी हुकूमत के समय थे तो इन्हें जनगण मन जॉर्ज, एक अंग्रेज अधिकारी आए हुए थे भारत, और उनके स्वागत में जब उन्होंने जनगण मन गाया था तो
उससे प्रसन्न होकर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये भी हमारे प्रश्न आते हैं इसके, इसलिए हमें पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि जलियांवाला नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि वापस कर दी थी। अगला ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। फ्रेंड्स, हमारे बॉलीवुड के एक महान कलाकार श्री अमिताभ जी बच्चन, इनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। ये प्रमुख साहित्यकार थे, कवि थे, और इनकी जो एक खास रचना है वो है मधुशाला। मधुशाला इनकी खास रचना थी और मधुशाला के लिए इन्हें 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सिर्फ मधुशाला के लिए नहीं, बल्कि इनकी रचनाओं के लिए, इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1976 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पहले पेपर के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं अपने पेपर को, तो हम एग्जाम में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए एक खास सीढ़ी चढ़ लेते हैं। तो हमें फ्रेंड्स इसी तरह से अपने किसी भी एग्जाम के पेपर को जिसे हम सॉल्व करने बैठे हैं, तो इस तरह से हमें सॉल्व करने चाहिए। आपको ये तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये जानेंगे कि ये राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है क्या, क्यों दिया जाता है और किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख संगीत, शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार थे तानसेन जी। तानसेन ये मध्य प्रदेश के थे और हम सभी जानते हैं कि राजा अकबर, सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे तानसेन जी। और इन्हीं के सम्मान में, क्योंकि इन्होंने शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में अभूतपूर्व योगदान दिया था, इन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई और ये प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दी जाती है जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को चुनकर यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि वर्ष 2020 में किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में यहाँ 4 ऑप्शन है। हमारा बी ऑप्शन सही है, पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास, ये बी ऑप्शन, पंडित सतीश व्यास, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। और ये संतूर वादक हैं, मतलब ये कौन से वाद्य यंत्र से अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं? तो संतूर। ये हमें अच्छे से जानना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम यही जान लें कि ये जो तानसेन सम्मान है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ये कब दिया जाता है। शुरुआत तो हुई 2010-11 में, किसे दिया जाता है ये भी हमने जाना, कब दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में, हर साल दिसंबर महीने में
तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है ग्वालियर जिले के बेहद गांव में। ग्वालियर, क्योंकि जो तानसेन जी थे वो ग्वालियर जिले के ही थे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के, तो ग्वालियर जिले के बेहद गांव में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है हर साल दिसंबर महीने में, और यहीं पर जिस व्यक्ति को चुना गया होता है उन्हें सम्मानित किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो समारोह चलता है ये 4 दिन चलता है, दिसंबर महीने में 4 दिन चलता है, और इसकी शुरुआत वर्ष 1950 से ही हो गई थी। लोकल स्तर पर 1950 के बाद से ही लोगों ने इस समारोह की शुरुआत की और यहाँ पर लोगों को सम्मानित करने लगे थे, लेकिन इसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मतलब सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार ये बना 2010-11 के बीच। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, पंडित सतीश व्यास जी, जो कि संतूर वादक हैं। और फ्रेंड्स, इस सम्मान में मिलता क्या है? तो फ्रेंड्स, जिसे भी यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है उसे 2 लाख रुपए, एक शॉल, सम्मान पट्टिका, श्रीफल, इतनी चीजें प्राप्त होती हैं जिस व्यक्ति को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ ये खास बात यह है फ्रेंड्स, जो हमें पता होना चाहिए कि जो 2 लाख रुपए मिलते हैं उन सम्मानित व्यक्ति को, वो आयकर मुक्त होता है। उस पैसे पर, उस राशि पर कोई भी टैक्स लगता नहीं है, ये इसकी खास विशेषता भी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये किसके संबंध में है। तो फ्रेंड्स, जब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में है कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है राघव प्रसाद, बी ऑप्शन है दिनेश कृपाल, सी ऑप्शन है सुखदेव सिंह और डी ऑप्शन है सुनीत शर्मा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे रेलवे बोर्ड के बारे में। तीसरा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड। फ्रेंड्स, भारत में जो भी रेल सेवा है, चूंकि हर चीज का एक विभाग होता है लीगली जो उसकी देखरेख कर सके, उसका संवर्धन प्रवर्धन सब कुछ कर सके, तो भारतीय रेल में भी एक, भारतीय रेल सेवा में भी कई विभाग है, उसमें से एक सबसे सशक्त विभाग है रेलवे बोर्ड। भारतीय रेल सेवा में कई विभागों में से सबसे सशक्त विभाग है रेलवे बोर्ड, और इसमें लगभग 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इस विभाग में लगभग 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, और इसकी जो रेलवे या भारतीय रेलवे विभाग, भारतीय रेल विभाग की जो पूरी जिम्मेदारी है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी है, वो होती है रेलवे बोर्ड पर। तो सबसे पहले इतना हम जरूर जान लें, भारतीय रेल विभाग का सबसे सशक्त विभाग है भारतीय रेल सेवा का सबसे सशक्त विभाग है रेलवे बोर्ड, और भारतीय रेल
सेवा की जो भी पूरी जिम्मेदारी है वो रेलवे बोर्ड पर होती है। इसमें लगभग 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इतना हमने जाना रेलवे बोर्ड के बारे में। और फ्रेंड्स, इस बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं प्लस 7 अन्य सदस्य होते हैं। जो इस बोर्ड के सदस्य हैं वो कुल 8 हैं, चेयरमैन और 7 अन्य सदस्य, और ये लोग सीधे रेल मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जो रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं 8 लोग, एक चेयरमैन और 7 अन्य सदस्य, ये सीधे रेल मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और यही चेयरमैन की बात हो रही है, अभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके नए चेयरमैन बने हैं, हमारा जो आंसर होगा वो है हमारा डी ऑप्शन, सुनीत शर्मा। 2020 में चुने गए सुनीत शर्मा। तो इतना हमने रेलवे बोर्ड के बारे में जाना। उसके बाद 2020 में कौन चुने गए, तो सुनीत शर्मा। और सुनीत शर्मा फ्रेंड्स, सुनीत शर्मा 1978 बैच के स्पेशल क्लास अप्रेंटिस ऑफिसर हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि सुनीत शर्मा कौन। तो 1978 बैच के स्पेशल क्लास अप्रेंटिस ऑफिसर थे, जो 2020 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें जो अन्य ऑप्शन है फ्रेंड्स, उनके बारे में कोई बहुत खास चीज़ नहीं है जो हमारे लिए जानना हो, इसलिए हम उन्हें अभी छोड़ते हैं। हम उनके बारे में ही ऑप्शनों में भी बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आगे हमारा जो चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है एक्सेल एक है। ये क्वेश्चन पूरी तरह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं है, इसके बाद स्पेस है और हमें खुद बताना है, खुद से समझना है कि एक्सेल क्या है। जिसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि एक्सेल एक है, क्या है। तो एक्सेल का सही उत्तर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है। एक्सेल में अगर आपने कंप्यूटर पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें इस तरह से रो और कॉलम के सम्मिश्रण से एक संरचना तैयार होती है जिस पर खंडों में काम किया जाता है। बाकी हमारा पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। गेम तो हम सभी जानते हैं। डाटाबेस एप्लीकेशन, डाटाबेस एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में सूचनाओं का या किसी भी चीज़ का जिसे हमने एकत्र किया हुआ है और जिस माध्यम से एकत्र किया हुआ है वो कहलाएगा डाटाबेस एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यहाँ कुछ लिखने सेव करने की जो क्रिया होती है वो होती है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो यहाँ हमें सिर्फ ये जानना है कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसकी रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। ये सबसे खास चीज़ है एक्सेल के बारे में। इसकी रचना और वितरण, एक्सेल का रचना और वितरण दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही खास उपलब्धि वाला कंपनी है। इसके सीईओ अभी हमारे देश के ही एक व्यक्ति हैं। कौन है ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं यदि आपको पता है तो।
अगला हम लोग पहुंचते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है। मेयर हम लोग जानते हैं कौन होती है, सबसे कम उम्र की मेयर कम है, कौन बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 ऑप्शन है, रवीना पाल, आर्या राजेंद्रन, मोनिका दास, अंजलि त्रिपाठी। ये 4 ऑप्शन है और इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 4 ऑप्शन है उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। एक नाम तो हमारे प्रश्न का उत्तर ही है तो वो तो हम जानेंगे ही, एक नाम यहाँ और खास है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है और हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे कम उम्र की युवा मेयर बनी है अभी हमारा बी ऑप्शन सही है, आर्या राजेंद्रन। ये तिरुवनंतपुरम नगर में नगर निगम का भार इन्होंने संभाला है और कब संभाला था, वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में ये 21 वर्ष की थी, अभी इनकी एज बढ़ गई, लेकिन जो प्रश्न है उसके अनुसार सबसे कम उम्र की या सबसे युवा मेयर है आर्या राजेंद्रन। ये किस जगह पर बनी है मेयर, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में। तो ये आर्या राजेंद्रन के बारे में। और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप ऑप्शन में से अगर आप करेंट अफेयर से जुड़े रहते होंगे तो आपको एक नाम मिला होगा जिसे देखकर आपके मन में कुछ ना कुछ क्लिक जरूर करता होगा। हमारा सी ऑप्शन है मोनिका दास। तो फ्रेंड्स इनके बारे में जो खास चीज है वो ये है कि मोनिका दास पहली ऐसी महिला है जो पहली ऐसी महिला नहीं कहेंगे, पहली ट्रांसजेंडर जो कि या जिन्होंने पीठासीन अधिकारी होने का पद प्राप्त किया। ये ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसी पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने पीठासीन अधिकारी का पद प्राप्त किया। तो क्या पद था ये हम जानेंगे। सबसे पहले मोनिका दास के बारे में जो खास बात है ये कि वो एक बैंक में काम करती हैं, बैंकर हैं। और जब 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनी थी मोनिका दास जो कि ट्रांसजेंडर है और ऐसी पहली अधिकारी हैं। तो ये हमें जरूर जानना है। इस क्वेश्चन के साथ हमारे 5वें क्वेश्चन का जो था कि सबसे कम उम्र की या सबसे युवा मेयर कौन, तो आर्या राजेंद्रन जो तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बनी है मेयर वर्ष 2020 में 21 साल की उम्र में। और यहाँ एक ऑप्शन में नाम था जो हमें प्रेरित कर रहा था कि इस नाम को भी हम रिवाइज करें, तो वो था सी ऑप्शन में मोनिका दास जी का जो पहले ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी हैं। और ये बिहार के विधानसभा चुनाव में बनी थी पीठासीन अधिकारी। वैसे सामान्यतः ये बैंक में काम करती हैं, एक बैंकर हैं। तो आई होप आपको इतनी जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो जल्दी बिना देर किए हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे हम लोग देखते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन। हमारे 6ठे क्वेश्चन में है हमारे इतिहास, भारतीय इतिहास से संबंधित एक प्रश्न है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, यहाँ पूरे प्रश्नवाचक रूप से क्वेश्चन नहीं है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे के बाद डैश है, फिर हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन थे। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी
महावीर जी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जैन धर्म की शुरुआत जब से हुई, जो संस्थापक हुए, इसके बाद क्रम से 24 तीर्थकर, महावीर जी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म के हुए। और फ्रेंड्स, हमें ये भी पता होगा या ना जानते हो तो आप जान लें कि 24वें तीर्थकर महावीर जी के बाद तीर्थकर पद ही समाप्त कर दिया गया जैन संप्रदाय में। इसके बाद धर्माचार्य हुए उस धर्म के, लेकिन तीर्थकर पद समाप्त हो गया था। इसके बाद जैन धर्म के कोई भी तीर्थकर नहीं हुए। तो ये हमारा उत्तर था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर जी। बाकी फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है पार्श्वनाथ, बी में है महावीर, सी में है भद्रबाहु और डी में है सिद्धार्थ। तो हम थोड़ा थोड़ा इन ऑप्शनों पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हिस्ट्री में हाईलाइटेड नाम वाले हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां जो ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, हमारा 6वें क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। मतलब महावीर जी से पहले जैन धर्म में जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर महावीर जी। पार्श्वनाथ ये कौन थे? तो ये इक्ष्वाकु वंश के वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो फ्रेंड्स, ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के। और किस वंश के? तो इक्ष्वाकु वंश के। पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन जी के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ये हमें जानना चाहिए। अगला जो, जैसा कि हमने उत्तर देखा कि 24वें तीर्थकर महावीर जी थे, ये हमारा बी ऑप्शन है। तो आंसर तो हो गया। इनके बारे में थोड़ा हमें और जानना चाहिए। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में, जो कि अभी बिहार में है, हमारे भारत देश के। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? ज्ञात्रिक कुल के, ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। तो महावीर जी ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला इनकी माता थी। तो राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला के पुत्र थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी। और जो इनकी पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर जी की पत्नी का नाम था यशोदा। इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। और इनकी एक पुत्री भी थी, प्रिया, अनोंजा, प्रियदर्श।
तो महावीर जी के बारे में, ये सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री थी अनोंजा प्रियदर्शनी। ये इतना हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। और महावीर जी का जो प्रतीक चिन्ह होता है जैन धर्म में, सभी तीर्थंकरों का एक चिन्ह है खास, जिसमें हमें महावीर जी का जो चिन्ह है वो अच्छे से याद होना चाहिए। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह, अर्थात शेर। इसके बाद फ्रेंड्स सी ऑप्शन में है भद्रबाहु। हमने अभी कहा कि जब 24वें तीर्थंकर हुए महावीर जी, इसके बाद तीर्थंकर पद ही समाप्त हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात, या इन मृत्यु नहीं कहेंगे, इनके निर्वाण के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, एक दिगंबर और दूसरा पीताम्बर। और इन दोनों संप्रदायों में एक एक आचार्य हुआ करते थे। ये संप्रदाय कैसे बटा, कौन इसके शीर्ष में थे, ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ इतनी ही गहराई में जाना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ हम इतना जाने कि भद्रबाहु जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, उस टाइम पर ये जैन धर्म के आचार्य थे। जैसा कि हमने कहा कि महावीर जी के बाद जैन धर्म में कोई भी तीर्थंकर नहीं बने, क्योंकि यह पद ही समाप्त हो गया था। और कब बने थे आचार्य? महावीर जी की मृत्यु के 150 वर्ष बाद। महावीर जी की मृत्यु हुई जो 24वें तीर्थंकर थे, इसके लगभग 150 वर्ष बाद भद्रबाहु जैन धर्म के आचार्य बने थे। तो ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। है ये जैन धर्म से ही संबंधित, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं थे, एक आचार्य थे जो बहुत समय के बाद आए थे जैन धर्म में। इसके बाद फ्रेंड्स डी ऑप्शन में सिर्फ सिद्धार्थ लिखा है। तो सिद्धार्थ में हम यह नहीं कह सकते कि किसका नाम है। एक सिद्धार्थ हमने यहां देखा कि महावीर जी के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। यदि इतना जाने तो बस इतना जानना है। या यह एक कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो यहाँ सिद्धार्थ से हम दोनों चीजें जान ले कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, या फिर एक सिद्धार्थ थे महावीर जी के पिताजी राजा सिद्धार्थ। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं होगा और आपको सही से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, इसके और ऑप्शन बस इसी से मिलते जुलते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी है। हमारा जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर हम मिश्रित वस्तु का शाब्दिक अर्थ निकालें तो उसका अर्थ होता है मिला जुला, मतलब किन्हीं 2 का 3 का मिश्रण। तो उसी तरह हमारा बी ऑप्शन लिखा है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, मतलब दोनों मिले हुए हो, दोनों का योगदान हो, वह अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी नहीं, या सरकार की ओर से जो भी क्षेत्र है जो प्रोवाइड है, और निजी क्षेत्र जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, इन दोनों का योगदान हो किसी देश की अर्थव्यवस्था में, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका उत्तर बस इतना ही है, इसमें ज्यादा बात करने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है।
आगे फ्रेंड्स हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स इस प्रश्न को सिर्फ अभी हम इतना छोड़ दें, इस प्रश्न को हम ध्यान ना दें, हम थोड़ा धार्मिक ग्रंथों की ओर चलें। तो फ्रेंड्स आपने जरूर कुछ धार्मिक कहानियों में यह पढ़ा होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, इसकी क्या वर्तमान समय में हम कितनी वास्तविकता है कि नहीं है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड। हमारे पास जो जानकारी है, जो कहानी हम जानते हैं, वही आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जिसे देव और असुर कर रहे थे साथ में, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, बहुत सारी चीज़ें समुद्र से प्राप्त हुई। उनमें से एक निकले धन्वंतरी जी, जिनके पास एक बड़ा सा घड़ा था और वो घड़ा लिए हुए समुद्र मंथन से बाहर आए। उस घड़े में उन्होंने तमाम तरह की औषधियां ली हुई थी, अर्थात पृथ्वी पर जीव जंतुओं को बीमारी से बचाने के लिए जो दवा पृथ्वी पर आया वो उस धन्वंतरी देव की वजह से आया था, अगर हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो। और फ्रेंड्स उन्हीं के नाम पे, वहीं से रिलेट करके, क्योंकि वो दवाइयां लेकर आए थे, चिकित्सा के क्षेत्र में देवता थे, उन्हीं के नाम पर धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है हर साल चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यही हमें जानना होगा इसमें। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ ऐसा जानना नहीं है, ना तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में हम चर्चा करें। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संसार की छत किसे कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन, संसार की छत। फ्रेंड्स आपने यह क्वेश्चन, अगर फिर से हम कह रहे हैं कि अगर आप कुछ समय से, लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे और आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट का सही से अध्ययन किया होगा, तो आपने यह लाइन जरूर पढ़ी होगी कि संसार की छत कौन है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है और हर जगह हमें यह बताया जाता है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है पामीर का पठार, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है K2 और फिर ऑप्शन डी है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ चारों ऑप्शंस में हमारा जो उत्तर है हम उसकी बात तो करेंगे ही। चारों ऑप्शन में ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जानना या जिनके बारे में प्रश्न कई बार आते हैं, तो इसलिए हम इसे जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अपने चारों ऑप्शन को हम अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि फिर इन ऑप्शनों के संबंध में भी कोई प्रश्न आए तो हमसे गलत ना हो। तो फ्रेंड्स हमारा जो उत्तर होगा ये ऑप्शन ए होगा, जिसे संसार की छत, दुनिया की छत ऐसे नामों से संबोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानें कि छत किसे कहते हैं। छत वो होता है जिसका फैलाव ऐसा हो जो एक एरिया को ऊपर से ढकता हो। जैसे हम घर की बात करें, कमरे के छत की बात करें, तो वो भी यही है, एक एरिया को वो ऊपर से ढक रहा है। तो इसी तरह से कुछ तुलना करके पामीर के पठार को दुनिया की छत या संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि जो इस पठार का फैलाव है वो पृथ्वी की एक ऊंचाई पर कुछ ऐसे छत की तरह हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि इस तरह की छत वाला ऐसे प्लेन है, उसका आकार कुछ भी है, लेकिन वो एक बड़े एरिया को ढके हुआ है ऊपर से, इसलिए इसे छत नाम दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि ये पामीर का पठार है क्या। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए हम आपको कहना चाहेंगे कि आप
जो विश्व का प्राकृतिक मानचित्र है उसे लेकर आए और थोड़ा अपने पास रखें ताकि आपको सुविधा हो, और इसे स्किप ना करें फ्रेंड्स। यदि पढ़ते समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें और हम इसका उपयोग सही से करते हैं तो हमारे लिए इसके बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी। यदि आप इसे भी मैप में देखेंगे, इस जगह को देखेंगे, जो हम बोलेंगे इसके बारे में उसे उस मैप में देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी और अच्छे तरीके से पता होगी, आप उसे ज़्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे कि इसे दुनिया की छत क्यों कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मैप खोल लिया होगा, दुनिया का या विश्व का प्राकृतिक मानचित्र। और फ्रेंड्स, विश्व के प्राकृतिक मानचित्र में हम एशिया महाद्वीप में जाएंगे। एशिया महाद्वीप हमारा किधर है आप ढूंढे, और एशिया महाद्वीप के बीचों बीच वाले एरिया में आप जाएं, क्योंकि जो पामीर का पठार है उसकी स्थिति है मध्य एशिया में। पामीर का पठार किसी एक देश विशेष में नहीं है, वो उसका फैलाव इस तरह है कि वो कई देशों की सीमाओं को छूता है, तो इसलिए इसकी स्थिति ऐसे कहा जाता है कि यह मध्य एशिया में स्थित है। तो हम लोग फ्रेंड्स, आप जो जिन जगहों की बात हम करेंगे आप मैप में देखने की कोशिश करिएगा और हो सके तो उसे हाईलाइट भी कर लीजिएगा। तो जो पामीर का पठार है मध्य एशिया में स्थित प्रमुख पठार है या एक पर्वत श्रृंखला है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, पर्वत का जो फैलाव होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले इसे संसार की छत कब कहा जा गया? तो फ्रेंड्स, इसे संसार की छत जो उपनाम है इसे 18वीं सदी में प्राप्त हुआ। इसके पहले इसे संसार की छत नहीं कहा जाता था। इसके फैलाव और इसके आकार बनावट को देखते हुए इसे संसार की छत कहा गया 18वीं सदी के बाद या इस समय में। और फ्रेंड, ये कहाँ है? आप एशिया के बीच में देखें, एरिया में देखें तो आपको हिमालय पर्वतमाला, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैप में हमें हिमालय का आकार दिखेगा, वहां हमें कुछ लिखा हुआ ही दिखेगा। और जो हिमालय पर्वतमाला है वो तो ही मा ल या थोड़ा दूर दूर अक्षर मिलेगा, ये हमें मिलाना है कि वो कहाँ मिल रहा है। तो वहां आप एशिया के मध्य में देखिए तो हिमालय पर्वतमाला ये दिखेगी आपको, तियन शान ये लिखा हुआ मिलेगा, ये भी एक पठार है तियन शान, कराकोरम, कराकोरम और कुनलुन, कुनलुन हिंदू कुश। यहाँ इतनी श्रृंखलाएं फ्रेंड्स हमें दिख रही हैं, आप मैप में जरूर देखें, कोशिश करें कि आपको ये सारे नाम मिल जाएं। हिमालय पर्वत, तियन शान, कराकोरम, कुनलुन, हिंदू कुश, इन श्रृंखलाओं के संगम से एक पठार निर्मित है जिसका नाम है पामीर का पठार। इन सभी के मिलने से एक पठार तैयार है, पामीर का पठार, और इसी को संसार की छत कहा जाता है। तो आप इसे मैप में जरूर देख लें क्योंकि ये भूगोल सब्जेक्ट का है, और अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको जानने में, इसको समझने में थोड़ी सरलता भी होगी। इसे फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि ये मध्य एशिया में है, किसी एक खास देश में अवस्थित नहीं है, ये कई देश की सीमाओं को छूता है, इसीलिए हर देश में इसे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है अपने अपने अनुसार। तो पामीर के पठार को चीन में कोकलिंग कहा जाता है।
पामीर का पठार तो पूरी दुनिया में यही नाम से जाना जाता है, लेकिन चीन विशेष में इसे कोकलिंग भी कहते हैं। पामीर के पठार को ही चीन विशेष में इसे कोगलिंग कहते हैं चीनी भाषा में। और एक खास बात है फ्रेंड्स इस पठार की कि इस पठार पर जंगली प्याज उगाया जाता है या खुद से होता है। इस पठार पर जंगली प्याज होता है, इसीलिए इसे प्याजी पर्वत इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स बाकी चीजें आप भले जानते रहे हो, लेकिन ये खास चीज पूरे यकीन से हम कह सकते हैं कि आपको पता नहीं रहा होगा। तो पामीर के पठार को ही प्याजी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जंगली प्याज का उत्पादन होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये कृषि में होता है, कोई करता है, खुद से भी यह उगते हैं, होते हैं, इसीलिए इन्हें प्याजी पर्वत कहा जाता है। चीनी भाषा में इसे कोगलिंग कहा जाता है। और ये हिमालय, तियन शान, कराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश इनकी श्रृंखलाओं के संगम से निर्मित है। तो ये हमारा ए ऑप्शन था, पामीर का पठार, और यही हमारा सही उत्तर भी है। फ्रेंड्स इसके बाद बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में आ रहा है माउंट एवरेस्ट। बी ऑप्शन में है माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स यदि आपको याद होगा तो जो माउंट एवरेस्ट है वह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। और फ्रेंड्स एक खास बात की, जो इसकी ऊंचाई है वो प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और हर साल बहुत कम मात्रा में बढ़ती है, इसलिए दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ सालों के अंतराल के बाद इसकी लंबाई इकट्ठी हमें पता चलती है। हमें नहीं, जब वैज्ञानिक इसका मापन करते हैं तो ये बस हमें जानना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है लगभग, और यह प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स चूंकि यह इसकी जो अवस्थिति है माउंट एवरेस्ट, आप वो देखेंगे कि नेपाल में इसकी स्थिति एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में ज्यादा होती है, और यही वजह है नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा। तो ये हमें जानना है कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस देश में कहा जाता है, किस देश के लोग कहते हैं, तो नेपाल। और सागर माथा का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वर्ग का शीर्ष। मतलब उनकी भाषा या उनके शब्द के अर्थ में जाएं तो वो लोग माउंट एवरेस्ट को स्वर्ग का सबसे ऊंचा स्थल मानते हैं। और फ्रेंड्स एक और यहाँ, क्योंकि यह तिब्बत वाले एरिया को भी छूता है, वही है, तो तिब्बत में इसे चोमो लंगमा तिब्बत में इसे चोमो लंगमा भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। तो ये आप माउंट एवरेस्ट के बारे में ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान रखें, अपने नोट्स में नोट कर लें। इसके बाद हमारा जो सी ऑप्शन है फ्रेंड वो है K2। K2 एक भारत की यह प्राकृतिक धरोहर है, लेकिन हम वास्तव में देखें तो अभी ये भारत के अंदर में नहीं है। भारत के उस क्षेत्र में स्थित है जो चीन के कब्जे में अभी स्थित है। मतलब चीन के अधिकृत
स्थल पर भारतीय जगह में यह स्थित है K2, जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला या चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसके बाद फ्रेंड्स डी ऑप्शन है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई बिल्डिंग ही होगी, कोई इमारत है। और फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। वहां पर यह बहुत ऊंची इमारत है। न्यूयॉर्क शहर में ये जो इमारत है इसके मंजिलों की संख्या है 102 मंजिलें। तो अभी तो नहीं, अब ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रह गई है, लेकिन एक टाइम पर यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, उपयोगी भी लगा होगा। लेंदी जरूर जा रहा है, लेकिन हमने आपको शुरू में ही कहा था कि आप पेशेंस के साथ देखें। इसके बाद आपको इसी पेपर का सॉल्यूशन वीडियो आगे भी मिलेगा। आज ही आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से 11 बजे हमारे चैनल पर आए, इसका अगला वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।